So students, this is the video number 2 of alternating current। ठीक है बेटा जी। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को आर के क्रॉस अप्लाई करते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट का इक्वेशन क्या आएगा, जो ऑल्टरनेटिंग करंट आपको मिलेगी उसका इक्वेशन क्या होगा। तो आपने देखा था कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग जो करंट है आर के क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम फेज में होते हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया था कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को जब हम कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई किया था हमने, तो कैपेसिटर में जो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही थी उसका भी इक्वेशन हमने देखा। और हमने ये देखा कि जो आपकी करंट है वो π/2 से लीड करती है अगर वो कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो कर रही है तो। ठीक है ना। जब हम बात करते हैं इंडक्टर की बात करते हैं और इंडक्टर के अक्रॉस हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया, तो आपने कहा कि जब हम इंडक्टर के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो उसमें करंट फ्लो करती है वो करंट जो है π/2 से लैग कर जाती है। ठीक है ना। इसके बाद इन सब चीज़ को हमने एनालिसिस कर ली थी और इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें जो आपका जो आर है ये भी एक टाइप का रिएक्टेंस है जिसको बोलते हैं ओहमिक अपोजिशन। सी के केस में जो ओहमिक अपोजिशन होगा उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना। और जो इंडक्टर के केस में जो ओहमिक अपोजिशन आएगा उसको बोलते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे। ठीक है ना। तो इन चीज़ों की हमने एनालिसिस पहले कर ली थी। तो इसमें थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे और ग्राफ बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आर, सी और एल में क्या रिलेशन आएगा जो इसके रिएक्टेंसेस बनेंगे। ठीक है बेटा जी। तो उसको हम लोग देखते हैं। अब अगर मान लीजिए हमने ए और बी के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो डायरेक्ट हम ओम्स लॉ लगा देंगे और कहेंगे कि वी ए बी है ना इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो आई आपकी है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है और वी ए बी आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो ठीक है, आपने कहा कि ओम्स लॉ हमने लगा दिया। यहाँ पर जो है वो आर कांस्टेंट है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपका वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है या डीसी है। आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपको पता है कि आर क्या होगा इस केस में, ये जो आपका आर होगा वो कांस्टेंट होगा ये। ठीक है ना। अगर हम इस केस में अगर आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रखा है आर के क्रॉस तो जो करंट आएगी, ठीक है ना, वो भी ऑल्टरनेटिंग होगी। लेकिन आर के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो कि वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज इन सेम फेज है ना बेटा जी विद करंट आई का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग ऊपर लिखा हमने एसी सर्किट। सारी बातें ऑल्टरनेटिंग के केस में ही चल रही है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है ना। अब आते हैं, ये पूरा हमने पढ़ा भी है, एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आगे चल करके आपको फिर से हेल्प मिले। जब वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँगा तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपने देखा था कि जब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हमने क्या है कैपेसिटर के क्रॉस अप्लाई किया था तो जो उसमें करंट फ्लो कर रही थी वो भी टाइम वेरिंग करंट हो रही थी। ठीक है ना। तो बताइए वी ए बी क्या होगा अगर आपने क्या किया है, करंट अगर आई फ्लो कर रही इसमें तो इसका रिएक्टेंस कितना होगा। तो इसका रिएक्टेंस होता है एक्स सी। आपको पता है एक्स सी जो कि 1/ω/c के बराबर होता है, ये निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है ना। तो आपने कहा कि अगर सीधे हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा कितना आएगा बेटा जी, वी ए बी है ना इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी आएगा। सीधे ओम्स लगा दिया हमने। लेकिन जो यहाँ पर एक्स सी आपका है वो कांस्टेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, ओमेगा पर, 1/ω/c। ओमेगा क्या है, ऑल्टरनेटिंग जो आपकी जो ऑल्टरनेटिंग जो आपका वोल्टेज है या जो करंट है ना उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, ओमेगा है। तो ये यहाँ पर जो रिएक्टेंस आएगा, जैसे यहाँ पर आर क्या था, आर भी एक रिएक्टेंस ही है। तो ये जो रिएक्टेंस है वो कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड नहीं करता कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ओमेगा क्या है क्या नहीं है, या ऑल्टरनेटिंग करंट में जो ओमेगा है वो क्या है क्या, उस पर आर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है
जो कैपेसिटर में जो रिएक्टेंस डेवलप होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो ओमेगा पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये कांस्टेंट नहीं होता है। अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज में जो ओमेगा है, जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, उसको हम चेंज करेंगे तो हमारा जो रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज होगा। ठीक है बेटा जी। साथ साथ आप ये भी जानते हो कि इसमें क्या होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, करंट से लीड करता है कि बेटा लैग करता है। कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में करंट लीड करती है और पोटेंशियल डिफरेंस लैग करता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड, ठीक है ना, I बाई वॉट, पाई बाई 2। ठीक है ना। इसमें वोल्टेज जो है पीछे रहता है, लेग्स बिहाइंड करता है और करंट आपकी लीड करती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप जान भी रहे हो, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं इंडक्टर वाले केस में। इंडक्टर वाले केस में जो आपका यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सिंपल, इसका कितना होता है, इसका जो रिएक्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको बोलते हैं XL, और ये ओमेगा L होता है। तो इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो भी कांस्टेंट नहीं होता है, ओमेगा पर डिपेंड करता है। L क्या है, L तो आपका इंडक्टेंस है, ओमेगा क्या है, आने वाले जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये तो आप समझ रहे हो, जो आपका कॉइल रोटेट नहीं कर रहा है, जिससे अल्टरनेटिंग EMF बन रहा है, वो जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, जब कॉइल जो रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम ही मानी जाती है। ठीक है बेटा जी। तो ओमेगा के बारे में हमने आपको दी थी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करोगे देखो, तो जो अगर वोल्टेज डिफरेंस की बात करें तो VAB है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, सीधे लगाते हैं, क्या है, ओम्स ला, तो क्या हो जाएगा I इंटू XL, नो प्रॉब्लम। और जो यहाँ पर XL है वो क्या होता है, ओमेगा L होता है, और ये भी कांस्टेंट नहीं होता है, ये ओमेगा पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। और इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है लीड करता है किससे, करंट से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, VAB पोटेंशियल डिफरेंस लीड्स I बाई वॉट, पाई बाई 2। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई थी। और जहाँ पर हमने क्या बता दिया हमने कि ओमेगा क्या है, यहाँ पर हमने पॉइंट आउट करें तो ओमेगा क्या है बेटा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ऑफ AC सोर्स। ठीक है ना, जो आपने रोटेट किया है ना कॉइल को, जिससे आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस किया है, उसकी जो है वो ओमेगा, जो आपने को मैंने बताया था, वही ओमेगा आपका है। इसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इन तीन चीज़ों को आप लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको वन बाय वन आपने समझ लिया कि रिएक्टेंसेस कैसे हम डिफाइन करते हैं। अगर हमने क्या है इनको अगर सपोज किया कि हमने इनको अगर ग्राफ पे प्लॉट करना चाहा कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, कि अगर हम ओमेगा को, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ओमेगा को चेंज करते हैं तो इनका जो रिएक्टेंस है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, अगर उस पर हम चर्चा कर लेते हैं तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πFB होता है। तो कभी कभी ग्राफ जो है F से बनाता है, कभी कभी ओमेगा से बनाता है, तो बात एक ही है। तो हम ग्राफ प्लॉट करके तीनों को दिखा रहे हैं। मान लो आपने कहा सर देखिए, ये इधर आपका, मान लो ये इधर आपका ओमेगा है, या इसको F भी कह सकते हो कि 2πF है। तो जो आपका जो एक्सिस है ओमेगा की एक्सिस है, और ये जो आपकी एक्सिस है ये रिएक्टेंसेस की एक्सिस है ना। ये क्या होगा, RXC, और ये XL की एक्सिस है। ये हमें इस पे तीनों को ड्रॉ करना है। तो आप बताओ बेटा जी, क्या R जो यहाँ पर देखो, ये जो R है, क्या ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। अगर हम ओमेगा को बढ़ाते हैं तो क्या R बढ़ेगा? नहीं। तो आप कहोगे सर अगर हम R को प्लॉट करेंगे तो मान लीजिए हमने R प्लॉट किया तो ओमेगा के साथ साथ जो हमारा R जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये देखिए, ठीक है ना, ये R का ग्राफ है ना, ये चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात को आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आपको क्या देखना है, अच्छा अब हम चाहते हैं कि मान लो अगर आप एक्सेल को ड्रॉ करना चाहते हो तो एक्सेल किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा पर। यानी अगर यहाँ से देखो बेटा जी,
यहाँ से कि एक्स एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा, मतलब एक्स और एक्स एल में और ओमेगा में जो ग्राफ मिलने वाला है वो बिल्कुल मिलने वाला है, लीनियर ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है ना, और स्ट्रेट लाइन। और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एक्सएल बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्सएल का ग्राफ आपका ऐसे आने वाला है, बिल्कुल इस तरीके से ये, और ये आपका बनेगा एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा। ये जो ग्राफ बना आपका ये है ना, अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका है। तो जैसे जैसे आपको ओमेगा बढ़ा वैसे क्या बढ़ रहा है, तुम्हारा एक्स एल बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एक्स सी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब एक्स सी की बात करेंगे तो एक्स सी देखो यहाँ पर क्या है, इस केस में देखो एक्स सी क्या बनेगा, ये वाला एक्स सी देखो यहाँ पर एक्स सी है प्रोपोर्शनलिटी 1 अपॉन ओमेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा बढ़ेगा तो आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो घटेगा, ठीक है बेटा जी। तो अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और तो इसका जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कैसा आएगा बेटा जी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। तो आप ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऐसे, ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। और ये आपका बन जाएगा ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो आपके रिएक्टेंसेस का ग्राफ है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी जो आपकी ओमेगा है। तो इसको अगर आप याद रखोगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंसेस के बीच में जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। और आप कह सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी पर, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि इसके बाद की जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें क्या है कि आपको डाउट न हो, ठीक है बेटा जी। तो हम आगे चल रहे हैं, कोई डाउट होगा तो आप डिस्कस करना बेटा जी 1 बाय 1 करके, ठीक है ना। अब एक टॉपिक और इसमें आती है कि बिहेवियर ऑफ एल एंड सी, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना, एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसी एसी है ना, एसी अल्टरनेटिंग जो करंट की जो फ्रीक्वेंसी है। तो आपको पता है कि जो है एल और सी का जो बिहेवियर है, क्योंकि इसका जो रिएक्टेंस है, जो इसके रिएक्टेंसेस हैं ओमेगा एल के होंगे ओमेगा एल होंगे और सी के होंगे 1 अपॉन ओमेगा सी होंगे। ये डिपेंड करते हैं किस पर, ऑल्टरनेटिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर डिपेंड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया या घटा दिया तो इनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे उनको हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है तो प्लीज़ इसको आप लोग अटेंशन से सुनना। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया इंडक्टर लिया, ये आपका इंडक्टर है, ठीक है ना, ये आपका इंडक्टर है, इसका जो इंडक्टेंस आपका एल है, ठीक है बेटा जी। और आपने कहा सर यहाँ पर जो आपका एक्स एल होगा वो होगा ओमेगा एल होगा, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, ठीक है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, व्हाट हैपेंड, अगर हमने यहाँ से देखो 2 पॉइंट लेते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पर फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी मतलब एक्स एल को अगर क्या कर दिया आपने, अगर आपने ओमेगा को बढ़ाया, देखो ऐसे फॉर हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा को आपने इंक्रीज़ किया, तो यहाँ से आपका एक्स एल क्या होगा बेटा जी, यहाँ से आपका एक्स एल भी इंक्रीज करेगा ऐसे, देखो है ना। अगर एक्स एल इंक्रीज कर गया, ठीक है ना, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है ना। तो क्या होगा बेटा जी, आपकी जो सर्किट होगी, जब आपका ओमेगा इंक्रीज करेगा तो एक्स एल इंक्रीज करेगा, और एक्स एल का मतलब क्या है कि वो जो इंडक्टर आपका है, ये जो इंडक्टर है इसका रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। जब इसका रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो ये आने वाली करंट को रोक देगा। जब आने वाली करंट को रोक देगा तो इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टर एज अ ओपन सर्किट, देखो इंडक्टर ऐसे हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, ये इसे बोलते हैं ओपन सर्किट, ऐसे
है ना। ये जो बीच में इंडक्टर है ना, करंट को पास ही नहीं होने देगा। ये जो इंडक्टर, इसका जो बीच में इंडक्टर होगा ना, अब इस इंडक्टर को हमने हटा दिया, क्यों? क्योंकि काम ही नहीं उसका, क्योंकि उस इंडक्टर ने क्या कर दिया है, उस इंडक्टर ने पूरी की पूरी करंट को रोक दिया। रोकने का मतलब ये ओपन होगा तभी तो रुकेगा ना। तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा, ये इसे बोलेंगे ओपन सर्किट। आने वाली करंट को रोक देगा, इसे बोलेंगे ओपन सर्किट। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इंडक्टर में अगर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग करंट आ रही है, तो वो क्या है, वो उसको पास ही नहीं करने देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसका जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बढ़ जाएगा। और अगर हम बात करें बेटा जी फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा जी, फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होगा, एक्सएल आपका डिक्रीज करेगा। तो एक्सएल के अच्छा सॉरी, ओमेगा को कर देते हैं हम लोग डिक्रीज। तो ओमेगा क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। अगर ओमेगा डिक्रीज किया तेज़ी से तो एक्सएल भी आपका डिक्रीज ही करेगा। और एक्सएल डिक्रीज किया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा तो करंट पूरा का पूरा पास कर जाएगी। वेरी हाई की वेरी, यहाँ पर लिख लेना वेरी, वेरी हाई, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर यहाँ पर लिखा आपने, तो इसका मतलब क्या है कि अगर बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब जो इंडक्टर होगा वो बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। देखो ऐसे, मतलब आपका ये इस शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होगा कि जो इंडक्टर है वो उसमें जो रिएक्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाएगा और करंट पूरी की पूरी पास कर जाएगी। और जब किसी वायर से करंट पूरा का पूरा पास करती है बेटा जी ना, उसको ओहमिक अपोजिशन नहीं मिलता है। मतलब इंडक्टर क्या है, अब इंडक्टर जो है बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है, तो इंडक्टर जो है आने वाली करंट को ओहमिक अपोजिशन बहुत ही कम देगा, जीरो के बराबर हो देगा। तो हम कहेंगे क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट सर्किट। पूरी की पूरी करंट पास आई, मतलब जब करंट को अपोजिशन मिला ही नहीं तो हो जाएगी तुम्हारी शॉर्ट सर्किट। क्या उसको बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो इस प्रकार से हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी लो फ्रीक्वेंसी पर जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस का बिहेवियर है उसको आपने देख लिया। अगर बात करें हम किसकी, हम कैपेसिटेंस की बात करें तो देखो ये देखिए सी, ये आपका सी है और ये आपका, ठीक है ना। और इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो होगा एक्स सी इज इक्वल टू 1/ω/c। ठीक है बेटा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको देखो ध्यान से कि अगर 1/ω/c हम करते हैं तो क्या हो सकता है। देखो अगर हमने क्या किया, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इसका मतलब अगर हमने हाई फ्रीक्वेंसी कर दिया तो ओमेगा को हमने क्या बढ़ा दिया, तो ओमेगा को बढ़ाते ही क्या है, जो रिएक्टेंस होगा ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, एक्सी होगा, वो कम हो जाएगा, है ना, ये तो जानते हो। लेकिन अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, है ना, आप ऐसा भी कह सकते हो कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा जी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाओगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा दोगे ओमेगा को तो ये बहुत कम हो जाएगा। अगर ये बहुत कम हो गया तो करंट ये पूरा का पूरा यहाँ से पास हो जाएगी। इसका मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, मतलब ये पूरा का पूरा करंट पास करा देगा यहाँ से, ये जगह तुम्हारा शॉर्ट सर्किट। ये मेरे कहने का मतलब था। अच्छा, अब यही फ्रीक्वेंसी को आपने कर दिया। अगर आप कहते हो कि फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते हैं, अगर हमने फ्रीक्वेंसी क्या किया, फ्रीक्वेंसी को फॉर हाई फ्रीक्वेंसी अगर हमने फ्रीक्वेंसी को कम किया, देखो मैं कम किया तो ये क्या इंप्लाई करेगा, आपका जो एक्ससी है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, है ना, ऐसे तो अगर ओमेगा को आपने कम किया तो रिएक्टेंस आपका बढ़ गया। और अगर मान लो आपने कहा कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी, क्या लिखा आपने, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा को आपने बहुत कम कर दिया, बहुत ही कम कर दिया, तो जो रिएक्टेंस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो आपने कहा कि रिएक्टेंस के बढ़ने से करंट पास ही नहीं होगी, और जब करंट पास नहीं होगी
तो जो सर्किट होगी तुम्हारा, जो कैपेसिटर होगा, वो पूरा का पूरा करंट को ब्लॉक कर देगा। तो करंट को ब्लॉक करने का सिंपल सा मतलब है कि करंट पास नहीं हो पाएगी, इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। क्या उसको बोलेंगे? ओपन सर्किट। तो आपने क्या देखा कि दैट मीन्स क्या है कि जैसे हम ओमेगा की वैल्यू को चेंज करेंगे, वैसे हमारा जो XC है और XL है उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आएंगे उसको आपने यहाँ पर देख लिया। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा जी? ओके बेटा, तो इसको आपने इसको पढ़ा हुआ है, इसको आपने आराम से पढ़ना है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछेगा, ठीक है ना। अब एक नोट में जो बार बार आपसे पूछा भी गया है कि जो कैपेसिटर होता है वो DC को ब्लॉक कर देता है और AC को पास करता है, इसका क्या रीज़न है, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो है आपका कैपेसिटर है ना, उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख लो आप लोग। ये आपका कैपेसिटर है C, तो इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है 1/ωc है। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम कहते हैं ये जो आपके पास रिएक्टेंस है, यही रिएक्टेंस जो है कि आने वाली करंट को ब्लॉक करेगा या पास करेगा, यही जो रिएक्टेंस है ना, ये जो रिएक्टेंस होता है ना, रिएक्टेंस यही ओहमिक अपोजिशन है, आने वाली करंट का अपोज करता है। अगर ये रिएक्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से पास आउट कर जाएगी, और यही रिएक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा तो आने वाली करंट पास नहीं हो पाएगी। ये सिंपल सी बात है, रिएक्टेंस का काम ही है आने वाली करंट का अपोज करना। ठीक है ना। अगर आपने कहा कि फॉर DC, फॉर डायरेक्ट करंट, है ना बेटा जी, तो डायरेक्ट करंट के लिए क्या होगा, हमारा जो ओमेगा होगा वो 0 होगा, या ओमेगा इक्वल टू पाई एफ होता है ना, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है ना, ऐसे। एफ का मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर ओमेगा 0 है तो आपका एफ भी 0 है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो रिएक्टेंस कितना होगा, अगर ओमेगा को आपने 0 कर दिया तो रिएक्टेंस कितना होगा DC के केस में? DC के केस में जो रिएक्टेंस होगा वो आपका होगा कितना बेटा जी, इन्फिनिटी। अगर आपने ओमेगा इक्वल टू क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो जो रिएक्टेंस हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर रिएक्टेंस आपका इन्फिनिटी हुआ, इसका मतलब कि जो इस केस में अगर डायरेक्ट करंट फ्लो कर रही है तो आपका जो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका ये मतलब हुआ कि ये आपके कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये C है ना, ये जो करंट आ रही है, ये करंट मान लो DC करंट है ये, ठीक है ना। तो इसका जो रिएक्टेंस है हो जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा बेटा जी, इन्फिनिटी। तो आप कह सकते हो 10 कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू DC, है ना बेटा जी, एंड हेंस ब्लॉक द DC। ठीक है ना। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग लिखोगे इसी तरीके से आप जब भी एक्सप्लेन करोगे। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर हम बात करें AC की बात करें, फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा जी, फ्रीक्वेंसी जो होती है F इक्वल टू होता है 50 हर्ट्ज़, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है ना। तो इसलिए जो इसका जो XC होगा ये होगा फाइनाइट, है ना बेटा जी, क्योंकि आप रखोगे वैल्यू तो क्या होगा, तुम्हारा फाइनाइट होगा। अगर ये फाइनाइट होगा तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंस आपका जो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस हो इन्फिनिटी नहीं, फाइनाइट है। तो आसानी से क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट आपकी हो जाएगी पास 10 AC ऑल्टरनेटिंग करंट कैन पास थ्रू द कैपेसिटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो DC को ब्लॉक करता है, AC को पास आउट कर देता है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, 50 हर्ट्ज़ हमने ले लिया है जो हमारी होम सप्लाई होती है। जब भी आप ऑल्टरनेटिंग लोगे करंट, उसकी कुछ न कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। अगर कुछ न कुछ फ्रिक्वेंसी होगी तो आप कहोगे, अगर फ्रिक्वेंसी कुछ न कुछ है तो आपका जो ओमेगा की वैल्यू कुछ न कुछ होगी, तो आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा। और अगर फाइनाइट होगा ठीक है, करंट का अपोज जो करेगा बट करंट पास आउट हो जाएगी। ठीक है ना, इनफाइनाइट होने पर वो ब्लॉक करेगा। तो DC वाले केस में क्या है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया इनफाइनाइट, DC को पास ही नहीं होने देता है वो।
ठीक है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट में ओमेगा की वैल्यू कुछ न कुछ होगी, तो रिएक्टेंस भी आपका कुछ न कुछ होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा, तो करंट आपकी कैपेसिटर से पास हो जाएगी, ऑल्टरनेटिंग करंट। यही इसका रीज़न है। आप लोग यहाँ भी इसको पॉइंट आउट करना, ठीक है बेटा जी। ग्राफ को मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जिस बच्चे को जो डाउट होगा वो आपसे डिस्कस करेगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग डिस्कस करना, जहाँ आपको डाउट हो तो हमसे पूछना। ओके बेटा, थैंक यू।